स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो काफी दिलचस्प है और अक्सर पर्दे के पीछे ही रहता है। हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब में भारत की खुफिया एजेंसी RNW यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की भूमिका पर। हाँ, और इसके लिए हम पवनीत सिंह की एक किताब है RNW इन सऊदी अरेबिया, उसकी एक काफी विस्तृत समीक्षा का सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल, हमारे पास इस किताब का एक गहरा विश्लेषण है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि किताब क्या कहती है, बल्कि उसके मायने क्या है ये भी। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस समीक्षा के जरिए RNW की सऊदी अरब में जो मौजूदगी है, उसकी अहमियत, उसके काम के तरीके, इनको थोड़ा समझें। हाँ, मतलब एक तरह से उस जटिल दुनिया में झांकने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर तो बस अंदाजे ही लगते हैं। और वो भी सऊदी अरब जैसे देश के संदर्भ में, जो भारत के लिए मतलब कई मायनों में बहुत जरूरी है। सही बात है। सोचिए जरा, भारत सऊदी रिश्ते कितने अहम हैं। हमारी ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल, और लाखों भारतीय जो वहाँ काम करते हैं। हाँ, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सहयोग भी। तो इन सब बड़े मुद्दों के बीच वो कौन सी बारीकियां हैं जहां ये खुफिया तंत्र काम करता है, ये जानना तो वाकई बड़ा दिलचस्प होने वाला है। चलिए इस समीक्षा को देखते हैं जरा, इसमें क्या खास है। तो देखिए, पहली बात जो ये समीक्षा साफ करती है वो ये कि ये किताब सिर्फ कोई जासूसी किस्सों का पिटारा नहीं है। अच्छा। हाँ, रिव्यू के अनुसार लेखक पवनीत सिंह का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो रॉ के काम को भारत और सऊदी अरब के जो जटिल रिश्ते हैं ना, उसके पूरे ताने बाने में रखकर देखते हैं। मतलब जैसे हमारी ऊर्जा की जरूरतें, वहाँ जो इतने सारे भारतीय बसे हैं उनकी सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने की कोशिशें और उस पूरे इलाके में जो समीकरण बदल रहे हैं, ईरान, UAE, पाकिस्तान के साथ सऊदी रिश्ते, ये सब। यानी एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश। हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा बताती है कि किताब इस बड़ी तस्वीर को बनाने के लिए कई तरह की जानकारी का इस्तेमाल करती है। इसमें दोनों देशों के रिश्तों का एक छोटा सा इतिहास भी है, ताकि पता चले कि आज हम यहाँ कैसे पहुंचे। जरूरी है वो भी। हाँ, फिर RNW के बाहरी ऑपरेशंस, मतलब देश के बाहर काम करने के दायरे के विकास पर भी बात है। लेकिन शायद जो चीज इसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो है केस स्टडीज, जिनका जिक्र समीक्षा में है। ओ, केस स्टडीज। हाँ, ये सुनने में रोचक लग रहा है। समीक्षा किस तरह की प्राथमिकताओं की बात करती है इन केस स्टडीज के हवाले से? देखिए, समीक्षा के मुताबिक ये केस स्टडीज कई अहम पहलुओं को छूती हैं। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में लाखों भारतीय हैं, तो उनकी सुरक्षा। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। फिर चरमपंथी नेटवर्क जो दोनों देशों के लिए खतरा है, उनका मुकाबला कैसे हो। भारत की ऊर्जा सुरक्षा, मतलब तेल गैस सप्लाई, उसे कैसे महफूज रखा जाए। और साथ ही उस इलाके में दूसरे देशों, खासकर जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके बढ़ते असर पर नजर रखना। अच्छा। समीक्षा बताती है कि किताब इन्हीं सवालों के जवाब केस स्टडीज के जरिए ढूंढती है। इससे खुफिया काम का जो असली व्यवहारिक पहलू है वो सामने आता है। और ये सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं है, जैसा कि समीक्षा इशारा कर रही है। शायद कुछ ऐसे नाजुक पलों का भी जिक्र है जहां खुफिया जानकारी ने सीधे कूटनीति पर असर डाला हो या कोई संकट टाला हो। हाँ, समीक्षा इस तरफ भी इशारा करती है। किताब में उन खास मौकों का जिक्र है जहां इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी साथ साथ चलें, या जहां किसी संकट की घड़ी में एजेंसियों को तेजी से काम करना पड़ा। ये वो पॉइंट है जहां खुफिया काम का असर बिल्कुल साफ दिखता है। इसके अलावा, जैसा रिव्यू में बताया गया है, किताब ट्रेड क्राफ्ट पर भी बात करती है। ट्रेड क्राफ्ट, ये क्या होता है इस संदर्भ में? समीक्षा इसे समझाती है। हाँ, समीक्षा के अनुसार ट्रेड क्राफ्ट का मतलब है वो असल तरीके और तकनीक जिनसे खुफिया जानकारी जुटाई जाती है या संपर्क बनाए जाते हैं, ऑपरेशंस किए जाते हैं, खासकर एक ऐसे देश में जहां आप मेहमान हैं और आपको बहुत संभल कर काम करना होता है। अच्छा, जैसे लोगों से संपर्क साधना, तकनीकी निगरानी की सीमाएं क्या हैं, वहां के माहौल को समझना, ये सब। समझ गए। और समीक्षा ये भी बताती है कि किताब सिर्फ तरीकों पर ही नहीं रुकती, बल्कि उन कानूनी और नैतिक दायरों पर भी बात करती है जिनके अंदर रहकर ये काम होता है, और भविष्य पर भी नजर डालती है कि भाई टेक्नोलॉजी, साइबर खतरे, बदलती जियोपॉलिटिक्स, ये सब आने वाले वक्त में खुफिया एजेंसियों की प्राथमिकताएं और काम करने के तरीके कैसे बदल सकते हैं। यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात उभरती है जिस पर समीक्षा खास जोर दे रही है: रणनीतिक हितों का मेल और प्रभाव की सीमाएं। सुनने में थोड़ा अकादमिक सा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? रिव्यू कैसे समझाता है इसे? इसका असल मतलब जमीनी हकीकत से जुड़ा है।
देखिए, समीक्षा के मुताबिक किताब ये तर्क देती है कि सऊदी अरब में आरएनडब्ल्यू का काम बुनियादी तौर पर भारत की ठोस जरूरतें तय करती हैं। जैसे हमारी ऊर्जा सप्लाई लाइनों को सुरक्षित रखना, जो लाखों भारतीय नागरिक वहां काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत करना, और भारत को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी खतरे को रोकना। ये एकदम व्यावहारिक लक्ष्य हैं। लेकिन इसके साथ वो प्रभाव की सीमाएं वाली बात भी जुड़ी है। हाँ, और यहीं पर यह मामला थोड़ा नाजुक हो जाता है। समीक्षा इस बात को उजागर करती है कि भारत अपने हितों को देखता तो है, पर उसे ये काम सऊदी अरब की जमीन पर करना है। अब सऊदी अरब की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, अपनी राजनीति है, अपनी संवेदनशीलताएं हैं। बिल्कुल। इसलिए आरएनडब्ल्यू को अपने लक्ष्य भी साधने हैं और मेजबान देश के नियमों और चिंताओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। एक तरह का कूटनीतिक बैलेंसिंग एक्ट है ये। हाँ, जहाँ जरूरतें भी पूरी करनी है और रिश्ते भी नहीं बिगाड़ने। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि किताब इसी संतुलन साधने की कला को दिखाती है। और इसी से जुड़ा एक और बहुत अहम पहलू है प्रवासी समुदाय की सुरक्षा। इस पर समीक्षा काफी विस्तार से बात करती है। जैसा आपने कहा, सऊदी अरब और खाड़ी में इतने भारतीय हैं कि उनकी सुरक्षा तो अपने आप में एक बड़ी प्राथमिकता होगी। बिल्कुल। और ये वो पहलू है जो खुफिया काम को सीधे तौर पर इंसानी सरोकारों से जोड़ देता है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे लाखों भारतीय मजदूर, पेशेवर, उनके परिवार, उनकी सुरक्षा और भलाई, ये चीजें अक्सर खुफिया एजेंसियों के काम की दिशा तय करती हैं। मतलब ये सिर्फ बड़ी रणनीतिक बातों तक सीमित नहीं है। नहीं। मिसाल के तौर पर रिव्यू बताता है कि किताब में शायद ऐसे उदाहरण हों जहां किसी खतरे की पहले से चेतावनी देने या मुश्किल में फंसे भारतीयों की मदद के लिए वहां के अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में खुफिया जानकारी का इस्तेमाल हुआ हो। अच्छा। यहाँ पर जो दूतावास का कॉन्सुलर काम होता है और खुफिया काम, उनकी रेखाएं कई बार धुंधली हो जाती हैं। ये बात इसे सिर्फ देशों के बीच के रिश्तों से आगे ले जाकर लोगों से जोड़ती है। अच्छा, और सुरक्षा की बात चल रही है तो आतंकवाद विरोधी सहयोग का मुद्दा भी आता होगा। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? समीक्षा के अनुसार किताब इस मोर्चे पर काफी कुछ कहती है। वो उन एरियाज को हाईलाइट करती है जहां भारत और सऊदी अरब के बीच चरमपंथी गुटों और उनके फाइनेंसिंग के खिलाफ ऑपरेशनल लेवल पर सहयोग होता है या हो सकता है। अच्छा, मतलब मिलकर काम करना। हाँ। रिव्यू बताता है कि किताब ये दिखाती है कि जब दोनों देशों को एक जैसे खतरों का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई खास आतंकी संगठन, तो खुफिया जानकारी साझा करने और मिलकर एक्शन लेने की इच्छा बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि साझा दुश्मन कैसे दो देशों को करीब ला सकते हैं। लेकिन क्या ये सहयोग हमेशा आसान रहता है? उस इलाके की अपनी पेचीदगियां भी तो है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता, और समीक्षा इस जटिलता को भी सामने लाती है। रिव्यू के मुताबिक किताब इस बात पर भी गौर करती है कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदिता, जैसे सऊदी अरब और ईरान का तनाव या सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ पुराने रिश्ते, ये सब कैसे जानकारी साझा करने में हिचकिचाहट पैदा कर सकते हैं। मतलब एक तरफ सहयोग तो दूसरी तरफ इलाकाई राजनीति की मजबूरियां। बिल्कुल। तो किताब शायद इन्हीं विरोधाभासों को टटोलती है कि सहयोग कहां तक जाता है और कहां रुक जाता है। और इन सब के ऊपर है वो भू राजनीतिक संतुलन का बड़ा खेल। सऊदी अरब एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान सबसे हैं और ये बदलते भी रहते हैं। हाँ, और समीक्षा बताती है कि किताब आरएनडब्ल्यू के काम को इसी भीड़-भाड़ वाले जियोपॉलिटिकल स्टेज पर रखकर देखती है। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि इस कॉम्प्लेक्स माहौल में एक खुफिया एजेंसी कैसे ऑपरेट करती है। हाँ, समीक्षा के विश्लेषण के अनुसार किताब ये जांच करती है कि कब और कैसे भारत की प्राथमिकताएं सऊदी अरब के हितों से मेल खाती हैं और कब उनमें टकराव होता है। जैसे चीन के बढ़ते प्रभाव पर दोनों के नजरिए अलग हो सकते हैं या ईरान को लेकर उनकी चिंताएं अलग-अलग हो सकती हैं। सही बात है। रिव्यू इशारा करता है कि किताब दिखाती है कि आरएनडब्ल्यू कैसे इन अलग-अलग समीकरणों के बीच भारत के हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, वो भी बिना किसी बड़े टकराव के। ये एक तरह की खुफिया स्तर की कूटनीतिक शतरंज है। किताब सिर्फ क्या हुआ या क्या रणनीति थी इसी पर नहीं रुकती। समीक्षा ये भी बताती है कि ये कुछ बुनियादी सवाल भी उठाती है, जैसे नैतिकता, निगरानी और गोपनीयता से जुड़े सवाल। ये पहलू भी जरूरी है। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक किताब इस बात पर विचार करती है कि जैसे जैसे खुफिया जानकारी विदेश नीति और सुरक्षा के लिए ज्यादा जरूरी होती जा रही है, वैसे वैसे ये सवाल भी अहम हो रहे हैं। ऑपरेशन के लिए गोपनीयता तो चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक देशों में जवाबदेही भी जरूरी है। कानून का दायरा क्या हो, मानवाधिकारों का सम्मान कैसे हो,
खासकर जब आप किसी दूसरे देश की जमीन पर काम कर रहे हो। हाँ, तब तो ये नैतिक दुविधाएं और भी गहरी हो जाती हैं। समीक्षा कहती है कि किताब इन मुश्किल सवालों से बचती नहीं बल्कि उन पर सोचने को मजबूर करती है। अब जरा किताब की शैली और उसके स्रोतों पर आते हैं। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? क्या ये सिर्फ विशेषज्ञों के लिए है या आम पाठक भी समझ सकता है? समीक्षा के अनुसार किताब की भाषा और शैली काफी सधी हुई और स्पष्ट है। एक तरह की खोजी पत्रकारिता जैसी शैली है जो इसे आम पाठकों के लिए भी समझने लायक बनाती है जिन्हें इस विषय में रुचि हो। लेकिन क्या इसमें गहराई है? हाँ, साथ ही इसमें इतनी गहराई और विश्लेषण है कि जो नीति बनाने वाले लोग हैं या अकादमिक जगत के लोग, सुरक्षा विशेषज्ञ, वो भी इसे उपयोगी पाएंगे। रिव्यू बताता है कि किताब में विश्लेषणात्मक चैप्टर्स और केस स्टडीज का मिश्रण है जिससे पढ़ने में मजा आता है और बातें सिर्फ थ्योरी ना लगकर जमीनी हकीकत से जुड़ी लगती हैं। और स्रोतों के बारे में खुफिया एजेंसियों पर लिखी किताबों में ये हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है कि भाई जानकारी आई कहां से। हाँ। और समीक्षा इस मुद्दे पर ईमानदारी से बात करती है। वो एक जरूरी चेतावनी देती है क्या कि इस तरह की किसी भी किताब में, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्रोतों की कुछ सीमाएं होती ही हैं। खुफिया दुनिया की प्रकृति ही ऐसी है कि सब कुछ पब्लिक नहीं होता। लेखकों को अक्सर गुमनाम स्रोतों पर या अंदरूनी सूत्रों पर या फिर जो थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इससे क्या होता है? इससे कभी-कभी पूरी तस्वीर शायद सामने ना आए या कुछ बातें अनुमान पर आधारित हो सकती हैं। इसलिए समीक्षा पाठकों को सलाह देती है कि किताब पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखें। अच्छा। और हो सके तो नोट्स वगैरह देखकर समझें कि कौन सी जानकारी पुख्ता सबूतों पर आधारित है और कहां लेखक ने अपना विश्लेषण या अनुमान पेश किया है। स्रोत कितने पारदर्शी हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इस समीक्षा को पढ़ने के बाद पवनीत सिंह की किताब से एक पाठक क्या उम्मीद करें? इससे क्या बड़ी सीख मिलती है? समीक्षा का सार यह है कि यह किताब खुफिया एजेंसियों के काम को सनसनीखेज जासूसी कहानियों से हटाकर विदेश नीति के एक व्यवहारिक और जरूरी हिस्से के तौर पर समझने में मदद करती है। ये दिखाती है कि खुफिया जानकारी सिर्फ जंग या संकट के समय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की कूटनीति को शक्ल देने, अपने नागरिकों की सुरक्षा करने, ऊर्जा जैसे अहम हितों को साधने और जोखिमों का अंदाजा लगाने में लगातार भूमिका निभाती है। और शायद ये भी कि भारत जैसा देश एक जटिल और बदलते हुए मध्य पूर्व में अपनी जगह कैसे बना रहा है, इस पर भी कुछ रोशनी डालती है। बिल्कुल। समीक्षा इस बात पर भी जोर देती है कि किताब ये दर्शाती है कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी एक ऐसे दौर में कैसे काम कर रही है जहां दुनिया मल्टीपोलर हो रही है और मध्य पूर्व में अमेरिका के अलावा चीन और रूस जैसी ताकतें भी अहम हो गई हैं। ये एकेडमिक जियोपॉलिटिक्स और जमीनी हकीकत की रिपोर्टिंग के बीच एक पुल की तरह काम करती है। सुनने वालों के लिए इसका महत्व शायद ये है कि ये भारत के उन बुनियादी हितों, ऊर्जा, लाखों प्रवासी को प्रभावित करने वाले उन अंदरूनी फैक्टर्स को समझने में मदद करती है जो अक्सर दिखते नहीं। सही कहा। और ये भी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ऊपरी सतह के नीचे क्या कुछ चलता रहता है। तो कुल मिलाके हमने पवनीत सिंह की किताब रॉ इन सऊदी अरेबिया की समीक्षा के जरिए रॉ के सऊदी अरब में काम करने के कई अहम पहलुओं को समझा। कैसे ये काम बहुत व्यवहारिक जरूरतों से जुड़ा है, कैसे प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी सहयोग इसके फोकस में है, कैसे इसे एक बेहद जटिल भू राजनीतिक माहौल में करना पड़ता है और इससे जुड़े नैतिक और कानूनी सवाल क्या हैं। हाँ, और समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष यही है कि ये किताब उन लोगों के लिए काफी मूल्यवान है जो खुफिया तंत्र, कूटनीति और प्रवासी सुरक्षा के बीच के इस जटिल रिश्ते को गंभीरता से समझना चाहते हैं। रिव्यू के मुताबिक इसकी खासियत यह है कि ये संस्थागत विश्लेषण को मानवीय कहानियों और बड़े जियोपॉलिटिकल संदर्भ से जोड़ने में कामयाब रहती है। लेकिन एक चेतावनी भी है। हाँ, समीक्षा ये भी साफ करती है, अगर कोई सिर्फ सनसनीखेज खुलासे या जेम्स बॉन्ड टाइप एक्शन की उम्मीद कर रहा है तो उसे शायद निराशा होगी। ये किताब ज्यादा विश्लेषणात्मक और रणनीतिक गहराई वाली है। और क्या समीक्षा ने इसे कोई रेटिंग वगैरह दी है या कोई सिफारिशें? हाँ, रिव्यू ने इसे 5 में से 4.0 की रेटिंग दी है जो काफी अच्छी मानी जाती है। और इसे खास तौर पर पॉलिसी मेकर्स, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की जियोपॉलिटिक्स पढ़ने वाले छात्रों, खुफिया मामलों के अध्ययन में रुचि रखने वालों, विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों और पत्रकारों व विश्लेषकों के लिए पढ़ने की सिफारिश की गई है। और अब अंत में, जैसा हम हमेशा करते हैं, सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो आगे सोच सकते हैं। इस पूरी चर्चा और समीक्षा में ये बात बार बार आई कि RNW का काम व्यवहारिक हितों और बदलते भू राजनीतिक माहौल से
कितना प्रभावित होता है। हाँ बिल्कुल। इसे ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, अगले 10 सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच खुफिया सहयोग की शक्ल क्या हो सकती है। क्या ये मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी या प्रवासी सुरक्षा जैसे मौजूदा मुद्दों तक ही सीमित रहेगा, या फिर कुछ और भी हो सकता है, जैसे तकनीक का हस्तांतरण, साइबर सुरक्षा के बढ़ते खतरे, आर्थिक जासूसी, या फिर कोई बिल्कुल नया क्षेत्र। हाँ, क्या सहयोग या टकराव की कोई नई संभावनाएं बन सकती हैं? भविष्य की दिशा क्या हो सकती है? इस पर विचार कीजिएगा।